गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लाए हैं प्रोनाउन का थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको जब प्रोनाउन के पार्ट्स बताए थे उस समय मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन उसमें थोड़ा अंतर होता है। उन दोनों अंतरों को समझते हुए हमें इसको आगे बढ़ना है। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वे प्रोनाउन जिनके अंत में सेल्फ या सेल्व्स आ जाए, यानी वे प्रोनाउन जिसके अंत में सेल्फ या सेल्व आए, यानी ये सिंगुलर के साथ आता है और ये प्लूरल हो जाता है तो सेल्व्स का यूज किया जाता है, आए तो और उन्हें यदि सेंटेंस में से हटा दें। ध्यान दें कि यदि कोई भी प्रोनाउन के एंड में सेल्फ या सेल्व्स आ रहा हो और यदि उसको सेंटेंस में हटा देने पर भी सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाए। यदि उसको सेंटेंस में से जैसे आप हटाओगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, इसका मतलब है कि वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये पहचान करने का आपको तरीका ध्यान रखना है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसके बारे में देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस में किसका काम करते हैं? वह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, ही किल्ड हिमसेल्फ। देखिए सेंटेंस में ही किल्ड हिमसेल्फ में ये आपका सब्जेक्ट होगा, किल्ड आपका वर्ब होगा और हिमसेल्फ आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि जो हिमसेल्फ है वो कौन सा प्रोनाउन हो गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इसका अगर प्रयोग हटा दिया जाए, सेंटेंस में से इसको हटा दिया जाए तो ही किल्ड यानी ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस में क्या करेगा? इंपॉर्टेंस है। अच्छा, उसी प्रकार से सी हर्ट हरसेल्फ, उसी प्रकार से हरसेल्फ का यूज हुआ है। तो आपको ये दोनों चीज़ें इसमें माइंड में आपको सेट रखनी है। अच्छा, उसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि वर्ब के तुरंत बाद में यदि कोई सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन आपको दिखे तो वह प्रोनाउन हमेशा कि यदि कोई वर्ड एक्वेट, कौन सा वर्ड है? एक्वेट हो, एविल हो, रिकॉन्सिल हो, एम्यूज रिजाइन हो, एवेंज हो या फिर एक्सेप्ट हो, अप्लाई हो, अडेप्ट हो, एडजस्ट हो, प्राइड हो, एब्सेंट हो, एंजॉय हो, यदि इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखे या कोई भी वर्ड आ जाए तो इनके बाद हमेशा आपको क्या रखना है? इनके बाद हमेशा और हमेशा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एविल। देखो जैसे आपका एविल आ जाए तो आपका इसके जस्ट बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा प्रोनाउन होगा? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देन उसके बाद दूसरा सेंटेंस में द ऑफिसर्स एक्विटेड। अब एक्विटेड आपके वर्ड आया तो इसके बाद तुरंत बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी सेम उसी पर रहेगा जिस प्रकार से हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखा। हमने देखा कि वे प्रोनाउन जिनके अंत में सेल्फ या सेल्व्स आ जाए वह कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? वह एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि उसमें हमने बात की थी कि अगर इन वर्ड के बाद में इन वर्ड को अगर सेंटेंस में हटा दिया जाए तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता था। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में अगर इन सेंटेंस में से इन शब्द को हटा दिया जाए तो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा? करेक्ट हो, यानी सेंटेंस पे फर्क ना पड़े तो वह क्या कहलाएगा? वह हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग जिस एलिमेंट पर जोर देना हो उसके तुरंत बाद किया जाता है, यानी जिस एलिमेंट पे आपको जोर देना हो उसके तुरंत बाद वर्ड का प्रयोग किया जाएगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और या फिर सेंटेंस के अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद में कुछ और देखें उसके बारे में। यदि सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब से पहले, ध्यान रखना है कि वर्ब से पहले माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ आदि आ जाए तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। किससे? आई माई सेल्फ डिड इट, तो आई के जस्ट बाद में क्या आ रहा है? माई सेल्फ आ रहा है। इसका मतलब माई सेल्फ किस पर जोड़ दिया जा रहा है? आई पर जोड़ दिया जा रहा है। और ये क्या होगा? कौन सा प्रोनाउन होगा? ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। उसी प्रकार जैसे आई माई सेल्फ है, ये भी कौन सा प्रोनाउन होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। इस पर भी आई पे जोड़ दिया जा रहा है। जैसे आई टॉक्ड टू शिक्षा हरसेल्फ, इसमें हरसेल्फ है, इस पर किस पर जोड़ दिया जा रहा है? शिक्षा पर जोड़ दिया जा रहा है। और ये सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये भी कौन सा प्रोनाउन होगा? ये भी आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ये एम्फेटिक प्रोनाउन के रूल्स हुए। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे हम विभाग सूचक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, इसके अंदर मुख्य रूप से ईच,
आइदर, नाइदर, इस प्रकार के प्रोनाउन यूज होते हैं। इनके साथ ये ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, और इनके साथ में प्रोनाउन भी कैसा आता है, सिंगुलर का ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईच है तो ईच के साथ में वर्ब कौन सी आपकी, सिंगुलर होगी, और इसके साथ अगर प्रोनाउन यूज होगा तो वो भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। देन उसके बाद में जैसे नाइदर है, नाइदर के साथ में भी हम देखते हैं कि नाइदर के साथ कौन सा आएगा, तो यहाँ पे वर्ब क्या, इज और एम में से आपको चूज करना है, तो क्या चूज करेंगे, इज का चूज करेंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो वर्ब, जो प्रोनाउन होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। हमें ये इसमें ध्यान रखना होता है। अच्छा, इसके आधार में देखो आइदर है, आइदर का यूज होता है वो दोनों में से एक के लिए आता है। अगर कोई भी दो है, दो में से अगर एक की बात करनी हो तो हमें आइदर का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ देयर 2 गर्ल्स इज एक्टिव, तो कितनी गर्ल्स की बात हो रही है, 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तो हमने किसका यूज किया यहाँ पे, आइदर का यूज किया। नाइदर का यूज किया जाता है दो में से कोई भी नहीं के लिए। जैसे नाइदर ऑफ द दोज गर्ल्स इज एक्टिव, तो इस कंडीशन में नेदर का मतलब किया गया दोनों में से नहीं, और आइदर का प्रयोग करेंगे दोनों में से एक के अर्थ में किया जाता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपना प्रोनाउन आता है, इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको हम परस्पर सूचक प्रोनाउन कहते हैं हिंदी में, उसमें हमारे पास 2 प्रकार के प्रोनाउन हैं। पहला होता है अपना ईच अदर और दूसरा आता है हमारा वन अनदर। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जो ईच अदर है उसका प्रयोग 2 के लिए किया जाता है, और वन अनदर है उसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे ईच अदर यूज फॉर 2 यानी 2 पर्सन के लिए, और वन अनदर यूज फॉर मोर देन 2 के लिए किया जाता है। जैसे ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीज है तो नीज कितने होते हैं, 2 हैं, तो हमने किसका यूज किया, ईच अदर का यूज किया इसमें। सेकंड है हमारा आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स बैड वन अनदर गुड बाई। तो इस कंडीशन में हमारे पास स्टूडेंट्स मोर देन 2 है, तो मोर देन 2 के अर्थ में हमें क्या लगाना है, हमें वन अनदर का यूज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जिसमें हम दिस, दैट, दीज और दोज प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो कैसे यूज होगा, दिस और दीज है उसका यूज होता है समीप की वस्तु या वस्तुओं के लिए। अगर कोई चीज़ समीप की है, अगर सिंगुलर है तो दिस आएगा, और प्लूरल है तो दीज आएगा। उसी प्रकार से दैट और दोज का यूज है वो दूर की वस्तु या वस्तुओं के लिए होता है। अगर सिंगुलर है दूर की वस्तु तो दैट का यूज करेंगे, और यदि वो प्लूरल है तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि दिस और दैट का यूज कहीं के लिए, सिंगुलर यानी एक वचन के लिए किया जाता है, और दीज और दोज का कहीं के लिए प्लूरल यानी बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज ए कैट, ये सिंगुलर है तो हमने किसका यूज किया, इज सिंगुलर का, और दिस का यूज किया। उसी प्रकार दैट का यूज किया गया अगर सिंगुलर बुक है तो। उसी प्रकार अगर मोर देन 1 है, ये दोनों नियरनेस को शो करेगी, और ये दोनों फार यानी दूर को शो करेगी। दीज आर कैट्स, यहाँ पे कैट्स आ गया तो हमने दीज का यूज किया जो नियरनेस यानी पास के लिए है, और यहाँ पे बुक्स है, अगर दोज का यूज किया है इसका मतलब है कि वो दूर की वस्तुओं के लिए यूज हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा आता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 12 होती है। 12 किस प्रकार से, ये शब्द मोस्टली जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है वो सम, नो, एनी और एवरी, कौन कौन से वर्ड बताए मैंने, सम, नो, एनी और एवरी से स्टार्ट होते हैं। सम के साथ में क्या लग जाता है, बड़ी, तो समबड़ी, सम के साथ 1 लगाने पर समवन, सम के साथ थिंग लगाने पर समथिंग। उसी प्रकार नो के साथ बड़ी लगाने पर नबड़ी, नो के साथ 1 लगाने पर नो वन, नो के साथ थिंग लगाने पर नथिंग। उसी प्रकार एनी के साथ लगाने पर एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग, और एवरी के साथ लगाने पर एवरीबडी, एनी, एवरीवन और एवरीथिंग। इस प्रकार से लगभग अपने 12 प्रोनाउन बनेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि इनके बाद में अगर वर्ब आएगी तो वह वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, और इनके बाद में जो प्रोनाउन होगा वह प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समबडी है तो समबडी के साथ आपकी वर्ब इज आएगी, ना कि आर, और अगर प्रोनाउन होगा तो वो भी कैसा होगा, हमारा यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा। अच्छा, उसी प्रकार से यहाँ पे नोबडी है, नोबडी के साथ हम क्या लगा देंगे, वाज लगाएंगे, ना कि वर। इस प्रकार से हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन कंप्लीट होता है। जैसे प्रोनाउन
जिसे हम अधिकार सूचक या अधिकारवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपके जब प्रोनाउन शुरू किया था उसके फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी एक पजेसिव एडजेक्टिव की और एक पजेसिव प्रोनाउन की। दोनों में एक डिफरेंस बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है उस पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ में नाउन और प्रोनाउन का यूज करता है या नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसके साथ में, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में देखते हैं। रूल नंबर 1 है इनका प्रयोग नाउन से पहले नहीं किया जाता है। कभी भी नाउन के साथ प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते तो इसके साथ इसका यूज नहीं होगा। जैसे आवर या आवर्स स्कूल वाज क्लोज फॉर 4 days, तो देखो किस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, आवर या आवर्स का। तो यहाँ देखें हमारा आवर्स नहीं होके क्या होगा, आवर होगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन यानी स्कूल के साथ में नहीं किया जाएगा। ये पजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना कि प्रोनाउन। अच्छा, रूल नंबर 2 है हमारा जिसमें है कि सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे योर्स इज ए न्यू कार, हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल, इस प्रकार से हम इसका सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करते हैं। रूल नंबर 3 में देखें, रूल नंबर 3 में है कि सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे सेव योर टाइम एंड माइंड टू, इस प्रकार से हम किसका यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। उसके बाद में रूल नंबर 4 आता है हमारा। रूल नंबर 4 में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स, तो इसका मतलब है कि हमने किसका यूज किया, पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया। इस प्रकार से हमारा आज का जो सेशन है थर्ड से थर्ड पार्ट है, इसकी में हमने प्रोनाउन के 3 पार्ट पढ़े, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों में हमने ये जाना कि किस प्रकार से प्रोनाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, और हर एक काइंड्स को अपने डिटेल से पढ़ने की कोशिश करी। और आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।